नमस्कार, आदाब। मैं श्रीकांत सक्सेना। प्रोग्राम यह है इंडिया में आपका स्वागत है। खैर मकदम दोस्तों, आज बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। हर साल 11 मई को देश नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाता है। सन 1998 में इसी दिन राजस्थान के पोखरण में एटॉमिक टेस्ट हुए थे और वो टेस्ट मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, उनकी क़यादत में हुए थे। आप सब जानते हैं डॉक्टर कलाम पूरे देश भर के बहुत हर दिल अजीज़ साइंटिस्ट थे। मिसाइल मैन के रूप में बहुत मशहूर रहे, भारत रत्न बने और इस देश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट भी बने। दोस्तों, उस एक कदम ने हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा कर दिया और हर हिंदुस्तानी बहुत गर्व का महसूस करने लगा था। इसी दिन को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाने का ऐलान किया। आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के सबसे कदीमी साइंस इदारे CSIR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर C. माणे। आपसे बात करेंगे नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में। सबसे पहले बताइए कि इस साल का थीम क्या है आपके तो इस साल का थीम तो हमारा जो है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग किस तरह आगे बढ़ पाएंगे नेशनल टेक्नोलॉजी डे का। आपने बहुत सही फरमाया कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम जो है इसलिए मनाते हैं कि पोखरान 2 जो है, तो पोखरान 2 इसी दिन हुआ था 1900 मेरे ख्याल से 98 में। और पोखरान 2 के अलावा 2 और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी 11 मई को। एक जो था वो हमारी त्रिशूल मिसाइल को भी उस दिन टेस्ट किया था बहुत सक्सेसफुली DRDO ने। और CSIR की एक हंसा नाम की इंडिजिनस फ्लाइट बनाई थी, एक 2 सीटर प्लेन जो हमारे नेशनल एरोस्पेस लेबॉर्ट्री है बंगलोर में, उन्होंने हंसा नाम का हवाई जहाज़ बनाया है और उसका भी फ्लाइट का उस दिन सक्सेसफुल टेस्टिंग हुआ था। तो ये तीनों मिला के उस वक्त के प्रधानमंत्री, आपने सही कहा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये समझकर इसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग मनाते आए तब से, उस वक्त से। तो इसमें से एक सब मैं कहूँ कि 3 घटनाएं एक ही दिन हुई अलग अलग वक्त में। अच्छा, टेक्नोलॉजी को लेकर हर हिंदुस्तानी के मन में एक सवाल उठता है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, बैनुल अक़वामी में दूसरे देशों के बरक्स हम कहाँ खड़े हैं टेक्नोलॉजी के पैमाने पर, उस हवाले से हम सोचें अगर, तो भारत कहाँ खड़ा हुआ है आज? एक बहुत पॉपुलर सेइंग है जिसे हम लोग कहते हैं कि साइंस इज़ ग्लोबल बट टेक्नोलॉजी इज़ लोकल। उसका मतलब ऐसा है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है वो एक बार अगर साइंटिफिक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हो जाए तो वो पूरे विश्व में वो साइंटिफिक प्रिंसिपल एक ही होता है। लेकिन वो साइंटिफिक प्रिंसिपल का अगर एप्लीकेशन हमारी सोसाइटी के लिए हो कि जिस मार्फत हम लोग टेक्नोलॉजी बनाते हैं, वो टेक्नोलॉजी अलग अलग मार्फत से हम बना सकते हैं अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में। ठीक है ना, कि जैसे कि हमें पानी की प्यूरिफिकेशन की समस्या हो तो पानी की इनपुट क्वालिटी किस जगह आर्सेनिक से भरी हुई है, किस जगह में हमें सिर्फ समंदर का पानी मिलता है, तो इसलिए फिर उसका एप्लीकेशन जो है वो हम अलग अलग तरीके से उसको टेक्नोलॉजी बना के फिर उसको कर सकते हैं। और इस हिसाब में हम कह सकते हैं बहुत गर्व से कि भारत का टेक्नोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कई टेक्नोलॉजीज़ में हम लोगों ने बहुत प्रगति की है और इसका प्रभाव हमें हमारे समाज पे दिखाई देता है कि जिस तरह 1947 में हमारे पास हमारे रिसोर्सेज बहुत कम थे, हमारी टेक्नोलॉजीज़ कम थी, हमारी इंडस्ट्रीज़ का इतना बड़ा ये नहीं था, हमारा एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, ये सब को बढ़ाने में जो जिसका प्रभाव हुआ है वो टेक्नोलॉजीज़ का ही हुआ है हर जगह पे। और इसलिए हम लोगों को बहुत गर्व होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने बहुत अच्छी प्रगति की। अचीवमेंट्स है नो डाउट, लेकिन आज का जो संसार है, आज की जो दुनिया है, उसके सामने कई नई चुनौतियां हैं। जैसे कि जो अर्थ हर साल जितना रीजनरेट कर पा रही है वो हम उससे कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं जी। तो ये एक फिक्र है कि भाई हम उतना ही कंज्यूम करें जितना अर्थ जनरेट कर सके। और दूसरी बात, जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से भले ही हमें प्रोडक्शन कम करना पड़े, लेकिन जो हम क्लीन एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करें, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें या सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, और भारत ने इस मामले में बहुत एक पहल दिखाई है शायद, कि इस लिहाज से भारत की एक मजबूत जगह है। सबसे ज़्यादा शायद नंबर 1 पर पोजीशन भारत की है सोलर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और विंड एनर्जी में भी उसकी पोजीशन बहुत ऊंची है। तो उस बारे में थोड़ा बताइएगा कि हम दोनों चीज़ों को कैसे एक साथ लेके चल रहे हैं, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज वेल एज क्लीन एनर्जी। आपने बहुत सही कहा कि यूनाइटेड नेशंस के कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो 17 अलग अलग उन्होंने गोल्स बनाए हुए हैं और इसमें भारत की बहुत एक अहम भूमिका रही है। भारत ने एक बहुत एम्बिशियस प्लान बनाया था कई साल पहले कि हम अभी तक 100 गीगावाट सोलर पावर बना पाएंगे। 175 शायद ना, ऐसा कुछ था गोल था, लेकिन
हमारा टारगेट थोड़ा कम रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों की प्रगति जो है बाकी सारे देशों से बहुत अच्छी रही है। इसके अलावा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ था कुछ साल पहले, उसमें उसके जो गोल्स थे कि टेम्परेचर कितना बढ़ना चाहिए और हम लोग कहाँ तक सीमित रखें हम अपने आप को, उसमें सबसे अग्रसर भारत ही रहा है। तो पूरे दुनिया में पाश्चात्य देशों से और अमेरिका से भी ज़्यादा प्रगति इसमें भारत ने दिखाई है, और इसलिए हम सब लोगों को बहुत गर्व है कि भारत का जो इसमें जो कदम है, सोलर ऊर्जा के आपने कहा या विंड ऊर्जा आपने जो कहा, इसमें सब ने इम्प्लीमेंटेशन भारत ने सबसे बढ़िया दिखाया है पूरी दुनिया में। तो इस साल का जो थीम है, शायद जैसे कि आप चाहे कमर्शलाइजिंग फ्रॉम बेंच साइड टू द कम्युनिटी, तो उस चीज़ को थोड़ा सा एलोबरेट करके बताइए कि जो लैब में हो रहा है उन चीज़ों को, उन उपलब्धियों को, उन अचीवमेंट्स को आम लोगों तक पहुंचाने में या उसको कमर्शलाइज करने में यहाँ कहीं CSIR का कोई रोल, कोई भूमिका है? मैं तो कहूँगा कि सिर्फ CSIR का नहीं, लेकिन सभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस जो है हमारे देश में, सभी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं कि जो काम हमारे लैबों में होता है, हमारे प्रयोगशाला में जो होता है काम, उसे हम लोग किस तरह ट्रांसलेट करके समाज के भले के लिए उसका इस्तेमाल कर सके इस काम को। और इसके लिए कई अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि CSIR में हम लोग इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहते हैं, तो हम इंडस्ट्री को बुलाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी तैयार है, क्या आप हमारे लिए टेक्नोलॉजी को फील्ड में डिप्लॉय कर पाओगे? इसमें इंडस्ट्री आगे आती है और वो करती है। तो दूसरा तरीका ये है कि कई बार टेक्नोलॉजी जो होती है वो इतनी मैच्योर नहीं होती है कि जो कि इंडस्ट्री अपने आप को उसे तैयार हो उसके लेने के लिए। तो उसके लिए वो तरीका ऐसा है कि हम लोग स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं यहाँ पे, और स्टार्टअप के माध्यम से हम लोग वो उसी टेक्नोलॉजी को बढ़ाकर वो दिखा सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी स्केलेबल है, इम्प्लीमेंटेबल है, कमर्शियली वायबल है। तो स्टार्टअप को प्रमोट करके हम लोग करते हैं। तो जैसे कि कई साल पहले हम लोगों ने एक स्टार्टअप मूवमेंट तैयार किया था, ये स्टार्टअप इंडिया का मूवमेंट है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जैसे कि DST है, DBT है, हम CSIR में है या DRDO में है, या हम सभी लोग के स्टार्टअप को बहुत अपने तरीके से इसे प्रमोट कर रहे हैं, ताकि जो लैब में काम होता है हमारे प्रयोगशाला में, वो समाज के भले के लिए हम लोग उसे डिप्लॉय कर पाएँ। आपके यानी CSIR के तहत शायद तकरीबन 40 अलग अलग इदारे हैं, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट वगैरह वगैरह, तो और उनका जो कार्य क्षेत्र है वो भी बहुत अलग अलग, यानी हवाई जहाज़ से लेके और मेडिसिन तक और मैरीन तक और ये एग्रीकल्चर साइंसेस तक, इतनी तमाम चीज़ों को किस तरह से आप इंटीग्रेट करके उसको मैनेज कैसे कर पाते हैं? जी, ये तो मैं तो कहूँगा कि दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारा इतना बड़ा स्प्रेड है सब लैब्स का। जैसे कि आपने बताया कि हमारे एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है देहरादून में, और बंगलोर में नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है, और धनबाद में माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की लेबोरेटरी है। ऐसा बहुत बड़ा स्प्रेड हमारा है, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है देश के लिए कि इन लैब्स में जो जो कुछ काम होता है उसे हम लोग इंटीग्रेट अगर कर पाए, और इंटीग्रेट करके उसे अगर डिप्लॉय कर पाए समाज में, तो बहुत अच्छा होगा। जैसे आपको पता होगा कि मैं रिसेंट एग्जांपल देना चाहूँगा आपको कि अभी जो बहुत भयंकर तूफान आया था उड़ीसा में, जी, ये तूफान फ़नी उसको नाम दिया गया, फ़नी नाम दिया गया था। ऐसे साइक्लोन जब पुराने ज़माने में आया करते थे, यानी अभी तक 20 या 30 साल पहले जब आए थे, आपको शायद याद होगा कि 1977 का जो साइक्लोन आया था, उसमें करीबन 10 या 15 या 20 हज़ार लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी तूफ़ान में। और वो इसलिए हुई थी कि हमें उस वक्त पता नहीं चलता था कि वो तूफ़ान किस तरह से किस जगह जाएगा, और अगर हम लोगों को क्विकली अगर इवैक्यूएट कर पाएंगे वहाँ से या नहीं, वो हम लोगों को उस वक्त पता नहीं था। लेकिन इस साल हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह दिखाया है, और जैसे कि 2013 में हम लोगों ने फाइलिन में दिखाया था, साइक्लोन फाइलिन में, कि तूफ़ान का जो डायरेक्शन जो है वो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक हमारा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे IMD कहते हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने फील्ड पे डाटा लेके उसका कंप्यूटर पे सिमुलेशन करके बताया कि किस दिन किस जगह तूफ़ान पहुंचेगा, ताकि वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोगों को वहाँ से तुरंत उठा के कहीं सेफ जगह पे ले जा पाए। बहुत अच्छी भूमिका रही है। इस साल कई लोगों की मृत्यु और प्रॉपर्टी को लॉस उसकी वजह से कम हुआ है। इसके बावजूद कि उसी इंटेंसिटी का या उससे ज़्यादा इंटेंसिटी का ये साइक्लोन था, लेकिन नुकसान ना के बराबर लगभग हो पाया। ये श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है टेक्नोलॉजी को, IMD को उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। उसी तरह लोगों को जब सेफ एरिया में ले आते हैं, वो बिल्डिंग्स जो है वो सेफ़ होनी चाहिए, और इन बिल्डिंग्स का डिज़ाइन जो है हमारी CSIR की SCRC लैब है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर चेन्नई में है। उन्होंने ये बिल्डिंग्स डिज़ाइन की हुई है
जो स्टिल्स पे बनती है, यानी खंभों पे वो तैयार करते हैं, ताकि अगर फ्लड भी आए नीचे में तो लोग सेफली ऊपर में उसमें जमा हो सकते हैं, रह सकते हैं। और ये बिल्डिंग जो है उनके जो कोने नहीं होते, उनके राउंडेड किए हुए, ताकि जो विंड की गति जो होती है उस वक्त, हवा की गति होती है 200-250 किलोमीटर पर आवर की गति होती है, उसको विस्टैंड कर पाएँ। और ये पूरे बिल्डिंग का डिज़ाइन हमारे विंड टनल में पहले टेस्ट किया होता है, उसका मॉडल बना के हमारे पास एक विंड टनल है, बहुत लंबा विंड टनल है। ऐसी फैसिलिटीज़ हिंदुस्तान में बहुत कम जगह है, जैसे IIT कानपुर में है और ACRC चेन्नई में हमारी जो लैब है उसमें भी है, उसमें वो टेस्ट किए हुए हैं। और इसका इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने किया हुआ है। तो ये क्या परमानेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, या जहाँ ये संभावना होती है कि यहाँ अटैक होगा, यहाँ हिट करेगा, वहाँ इनको इरेक्ट किया जाता है? जी, ये परमानेंट स्ट्रक्चर्स है। नॉर्मल टाइम में जब साइक्लोन नहीं होता है तो इनको हम लोग यूटिलिटी हॉल या ऐसे हम उसको यूज़ कर पाते हैं, और साइक्लोन का जब वक्त आता है उस वक्त लोगों को इवैक्यूएट करके गाँवों से उनको फिर यहाँ पे ले आते हैं, ताकि वो साइक्लोन से बच पाएँ। और इसी तरह साइक्लोन अब जाने के बाद, अब जो वक्त आया कि साइक्लोन अब चला गया है, लेकिन अब लोगों को पीने का पानी या खाने के लिए के समस्या जो हो रही है, इसलिए हमारी बसेस वहाँ पे चल रही है फ़िलहाल आज के दिन, जो किसी भी पानी को उसको पीने लायक बना दे, और लोगों के हम लोग को बस चल के वो बांट रही है लोगों को, पोर्टेबल वाटर को पहुँचा रही है। और हमारी जो 2 लैब है मैसूर और पालमपुर में, एक CFTR है, फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और पालमपुर में जो लैब है हमारी IHBT, ये दोनों ने वहाँ पे काफ़ी बड़े स्तर पर लोगों को फूड पैकेट्स वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हमारी भावनगर की जो लैब है CSMCR है, वो लोगों को पानी प्यूरिफाई करके वहाँ पे करने का। ये एक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में मालूम करना चाहूँगा। रिसेंटली जो शायद एक बायोफ्यूल से फ़्लाइट्स को उड़ाई थी कुछ देहरादून से दिल्ली, या वो उसमें क्या कुछ CSIR किया, या आपके डिपार्टमेंट की कोई भूमिका थी? जी, ये तो हमारे लिए बहुत अहम बात है कि एक स्पाइसजेट की फ़्लाइट उड़ी थी लास्ट ईयर 7 सितंबर में, जो देहरादून से दिल्ली आई थी। और वो फ़्लाइट पूरी तरह एविएशन बायोफ्यूल हम जिसे कहते हैं, कि जो नेचुरल प्लांट वनस्पति जो होती है उसमें से बना के हम लोगों ने डीजल बनाया था, ताकि हमें फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड ना करना हो। तो ये एक हवाई जहाज उस वक्त उड़ा था स्पाइस जेट का। वो कामयाब रही? बहुत कामयाब रहा था, वो पूरे देहरादून से दिल्ली तक आया था। सिर्फ यही नहीं, इस साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड में आपने देखा होगा, भारत के वायुसेना ने कुछ हवाई जहाज ऐसे उड़ाए थे जो हमारे डीजल पे चले थे, उनका कुछ 1% बायोफ्यूल पे चलाए थे। और इस वजह से हमें फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस कम होने की संभावना है। और हमारी कोशिश ये है कि गाँवों में एग्री फॉरेस्ट्री के हिसाब से ऐसे पौधों को भी लगाया जाए, जिससे हम लोग बायोडीजल बना पाएँ। और वो बायोडीजल हम लोग सिर्फ हवाई जहाज़ों में नहीं, लेकिन कई जगह हम लोग उसे यूज़ कर पाएँ। तो क्या कमर्शियल स्केल पे इसको मैन्युफैक्चर करने की कोई तैयारी है? जी, हमारी कोशिश पूरी यही चल रही है कि कमर्शियल स्केल पे हम लोग ये बायोडीजल इस तरह से बनाया जाए। और सिर्फ हम लोग पौधों से या वनस्पति से ना बना के, हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो यूज्ड ऑयल होता है, जब हम लोग खाने का जो तेल जो है, वो 1-2 बार अगर आप इसको गर्म कर दे तो उसका फिर यूज़ कम हो जाता है, उसको ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उसको कम यूज़ नहीं करना चाहिए उसके बाद। दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। दैट कैन बी यूज एज ए फ्यूल, वहाँ से अगर डीजल बना पाए। इसी तरह जो प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक वेस्ट, उसको भी हम लोग इकट्ठा करके वहाँ से भी हम बायोडीजल कर सकते हैं। तो हमारी जो लैब है देहरादून में IIP, उनकी कोशिश चल रही है कि इनसे किस तरह से हम लोग डीजल बनाएं। इनफैक्ट उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है लैब स्केल पे कि इसे हम लोग बायोडीजल बना सकते हैं, और इसको स्केल अप करने की अभी फ़िलहाल कोशिश चल रही है। अच्छा, शहरों में, ख़ासतौर पर महानगरों में, हम लोग देखते हैं कि पहाड़ बने हुए हैं कचरे के, प्लास्टिक के और वेस्ट के बहुत ज़्यादा। इनको कहीं अगर प्रोडक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकता हो, इस दिशा में कोई काम चल रहा है? मुंबई में या दिल्ली में, कई शहरों में तो इतने ज़्यादा हैं कि एक बहुत बड़ी मुश्किल उन्होंने आम जिंदगी में पैदा कर दी है। उसी चीज़ का इस्तेमाल टेक्नोलॉजिकली कुछ बदल के, कुछ तरमीम करके इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में किया जा सके, इस दिशा में कोई काम CSIR कर रहा है? जी, तो हम लोगों का एक पेपर अभी फ़िलहाल तैयार है कि जिसे हम लोग वेस्ट टू वेल्थ कहते हैं, कि किस तरह हम लोग वेस्ट को इस्तेमाल करके उसको वेल्थ में कन्वर्ट कर पाए। जी, तो इसी का एक प्रयास ये भी आपने जो कहा कि जो पहाड़ बने हुए वेस्ट के, उस वेस्ट को अगर हम लोग रास्ते बनाने में या ऐसे किसी तरीके में अगर यूज़ कर पाएंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमारी जो है रास्ते बनाने की, अभी तक लैब स्केल के भी है। लैब स्केल पे हम लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम लोग वो कर पा रहे हैं। इसको स्केल अप करके अगर हम लोग दिखा पाएँ कि 2 किलोमीटर का या 10 किलोमीटर का अगर रास्ता बना पाएँ,
तो फिर हम लोग गवर्नमेंट के पास जाके कह सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंस के कि हम लोग ये रास्ता बना पाएंगे। और हम लोग की कोशिश चल रही है इस दिशा में कि ये पूरा कचरा मलबा लेके उसको अगर रास्ते बनाने के इसके लिए हम लोग यूज़ कर पाए तो वो अच्छा रहेगा, इस्तेमाल कर पाए। क्या कहीं और किसी और देश में ऐसा हुआ है? बाकी कई देशों में इस तरह से के प्रयास चल रहे हैं और देशों के पाश्चात्य देशों में बल्कि पर्टिकुलरली उन लोगों ने ऐसा किया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मीट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उसको लेके यहाँ एक बहस देश में चल रही है। कुछ लोगों को बहुत शक है, डर है कि इसके धरती की जो ज़मीन की फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। दूसरी तरफ सरकार बहुत बड़े रिसोर्सेज लगा रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस चीज़ में, तो उसका एक स्टेटस क्या है? अगर ये चीज़ कमर्शियली वायबल है और इंसानी हेल्थ के लिए ठीक ठाक है, इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर इसे मार्केट में क्यों नहीं लाने देते? और अगर कोई रिजर्वेशन से नुकसान पहुँचेगा तो हम इतना इस पर रिसर्च क्यों करें? जी, तो मैं सिर्फ इसका तकनीकी उसका जवाब दूंगा कि विज्ञान की ओर से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई गई हुई है उसको मानव जात को कोई हानि होने की संभावना नहीं है। तो बल्कि हमारे लिए ये अच्छी बात है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से हमारा पेस्टिसाइड से वगैरह ऊपर डिपेंडेंस जो है वो कम होता है। जैसे आपको पता है कि बीटी कॉटन है और बीटी कॉटन का इस्तेमाल काफ़ी बड़े स्तर पे हमारे देश में हो रहा है और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। मेरे हिसाब से कि बीटी कॉटन का जो है वो बहुत सक्सेसफुल रह चुका है। इसी तरह अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से अगर कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तैयार करके उसका खाने या पीने में भी अगर इस्तेमाल करें तो उससे मानव जाति को कोई हानि नहीं होगी, ये विज्ञान की तरफ से हम कहते हैं। लेकिन इसका यूज़ जो है वो एक बड़े स्तर पे इसके लिए सोचना होगा। पॉलिटिकल डिसीजन ज़्यादा होगा। पॉलिटिकल, उसमें सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स सब लोगों को साथ में लेके चलना होगा हमें। और उस हिसाब से अगर एक साथ बैठ के हम लोग विचार विमर्श करें तो फिर उसमें पता चल सकता है कि हम लोग किस तरीके से इसको यूज़ करें। तो साइंटिफिकली अगर कहें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड इन बीजों का इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं है? कोई नुकसान नहीं है हमारी ओर से, साइंटिफिकली उससे कोई नुकसान नहीं होगा। जी जी जी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब की, चूँकि नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, हिंदुस्तान में R&D को एक फ़रोग देने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए क्या हुकूमत की तरफ से, चूँकि आप तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के सेक्रेटरी भी हैं, तो कोई इसको फ़रोग देने में, इसको बढ़ाने में, लोगों को प्रोत्साहित करने में कुछ मदद करती है? तो वैसे तो हम लोगों की सभी की प्रयास ये होता है कि लोगों को अगर प्रोत्साहित ज़्यादा से ज़्यादा करे कि वो एक तो स्कूल के लेवल पे बच्चे साइंस पढ़े, फिर स्कूल से बाहर आने के बाद साइंस लेकर अपना करियर तैयार करें, या साइंटिफिक फाइंडिंग जो है लैब में उनको लेके उसमें से अगर कुछ बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप तैयार करने की कोशिश करना चाहे तो उसके लिए भी हम लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं। और जो एस्टेब्लिश इंडस्ट्री है वो भी हमारी जो फाइंडिंग्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जिनको हम लोगों ने पेटेंट किया हो उसे लेके अगर बढ़ाए और उसमें से अगर कोई टेक्नोलॉजी बना पाए जिससे समाज का भला हो, तो ये हम लोगों की कोशिश तो पूरी हरदम रहती है। एक तो हुआ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जी, कई बार देखा गया है कि जो गाँव में या कस्बों में लोग रहते हैं वो एक इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेते हैं खुद ख़ुद। ऐसे लोगों को पहचानने का भी कोई तरीका है या उनको ढूंढ के जो उनके काम को आगे लाया जा सके और कमर्शियली उसको वायबल बनाया जा सके, इस बारे में कोई मदद करता है CS? जी, बहुत अच्छा इसका है, आपने बहुत सही फरमाया। एक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन करके है जो अहमदाबाद में है और वहाँ के लोग, स्पेशली मैं जिक्र करूँगा प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी का, वो पूरे एनवायरमेंटलिस्ट जो, हाँ जी, अच्छा, नो आई बिलीव, जो वो IIM अहमदाबाद में भी प्रोफेसर रह चुके हैं और फिलहाल है भी IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में भी रह चुके हैं। और उनका बहुत प्रयास है कि ग्रास रूट लेवल पे के जो इनोवेशंस होते हैं उनको इकट्ठा करके उनको एक जगह सब लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे इनोवेशंस किए जा सकते हैं। और इनमें से भी अगर किसी को अगर बढ़ावा देने की अगर कोशिश हो तो उसमें CSR उनकी जरूर। आपको कुछ याद आता है कि जब आपने किसी गांव में, किसी कंट्री साइड में किसी आदमी ने कोई ऐसी कोशिश की हो और आपने सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाया हो या उसको कमर्शियली वायबल बनवाने में मदद की हो? तो ऐसे हमारे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट जो है वो, जैसे कि हनी IHBT का उनका जो है वो वहाँ पे काम कर रही है हनी बनाने के लिए, या फिर एरोमेटिक प्लांट्स जो होती है उनमें से जो ऑयल निकलता है, सुगंधी जो ऑयल होता है ना, उनको भी तैयार करने में जो हम लोग उनको काफ़ी करेंगे, उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं कि किसानों को कि वो एरोमेटिक प्लांट्स लगाए और उसमें से अगर वो सुगंधी ऑयल तैयार कर पाए तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और काफ़ी स्तर पे जो अच्छा, ये चूँकि हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे के सिलसिले में बात कर रहे हैं,
तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि पेटेंट एक अहम चीज़ है, यानी हमारे लोग रिसर्च करें, हमारे लोग नई चीज़ों को डेवलप करें, और तो उन्हें एक ये एश्योरेंस मिलना चाहिए, और इसमें हुकूमत मदद कर सकती है, आपकी जैसी संस्थाएं मदद कर सकती हैं कि उन्हें ये एश्योर करें कि भाई उनकी जो खोज है, उनके जो इनोवेशंस हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो हमारी संस्था जो है NRDC, वो लोगों को मदद करती है कि उनकी खोजों को अगर पेटेंट करने में उन्हें मदद चाहिए हो तो NRDC उन्हें ज़रूर मदद करती है। और मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि अगर किसी को पेटेंटेबल अगर उनकी डिस्कवरी हो तो ज़रूर हमारे पास आए और हम उन्हें मदद करेंगे उसे पेटेंट करने के लिए। और पेटेंट एक बहुत महत्वपूर्ण व्हीकल है जिससे हम हमारी खोज जो है उसे बाद में उसे कमर्शलाइज कर पाएंगे पेटेंट के माध्यम से। मैं एक और सवाल, प्रोग्राम हम लोग कार्यक्रम के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजिकली जो कहते हैं कुछ सोसाइटी जैसी होती हैं जो आसानी से नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेती हैं, इस पूरे दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में हिंदुस्तानियों को आप किस मकाम पर पाते हैं? हम लोग तो सब मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे आगे होंगे कि जिसे नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। मैं तो कहूँगा कि हमारी जनता की हरदम ये होती है कि किसी भी नई टेक्नोलॉजी जो आए, हमारी जनता बहुत एंटरप्राइजिंग है और वो किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मोबाइल 20 साल पहले कोई मोबाइल नहीं हुआ करते थे, और जैसे ही मोबाइल मार्केट में आए हमारे देश का हर व्यक्ति मोबाइल यूज़ करने में माहिर हो गया है। तो मैं कहूँगा कि हमारे देश की लोगों की जो माइंडसेट जो है कि नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में बहुत ही अच्छा है, और ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नई टेक्नोलॉजी के लिहाज से आपके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? कौन से अचीवमेंट्स को आप काउंट करना चाहिए, गिनना चाहेंगे अभी? मैं तो शुरू करूँगा कि 1950 से लेकर अभी तक अगर आप मुझे कहें तो कई सारे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। कि आजकल तो इलेक्शन का माहौल है, और आपने देखा होगा कि इलेक्शन के माहौल में बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान को वोटिंग का राइट है, और वो वोटिंग का राइट उसका हक है, और वो हक पार कर पाए। और इसके लिए आपने देखा होगा कि इलेक्शन के वक्त वो जाके एक इंक लगाते हैं हमारे 4 फिंगर पे। वो इंक हमारे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने तैयार की थी, और उसको हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके मैसूर इंक करके कंपनी है, उन्हें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की थी। और जिस हिसाब से हम लोगों को आज भी रॉयल्टी मिलती है हमारे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की इस इंक की, और इनका बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है कि इस वजह से देश का हर नागरिक जाके अपना जो हक है उसे हक निभा पाता है। ये पहली टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द फर्स्ट टेक्नोलॉजी दैट वी हैड एक्चुअली डेवलप्ड। इसी तरह से हरित क्रांति की वक्त ट्रैक्टर्स बने थे उसका मैकेनाइजेशन करने के लिए। वो ट्रैक्टर, स्वराज ट्रैक्टर्स जो आप देखते हैं जी, वो हमारी सिमेरी करके दुर्गापुर में जो प्रयोगशाला है उन्होंने बनाया था। और फिर तो ये पूरी तरह इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, पूरी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी थी उस वक्त की। और आज भी जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि बायोफ्यूल की टेक्नोलॉजी हम लोग की बन पा रही है। हमारी वाटर प्यूरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी है कि जिससे गंदा पानी को हम लोग उसे सीधा कर पाए, पोर्टेबल कर पाए। समुद्र के पानी से भी हम लोग उसे पोर्टेबल बना सकते हैं, ये हमारी टेक्नोलॉजी है। ऐसे कई सारी टेक्नोलॉजी जो है हम लोग काम कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि इसके एक के बाद एक उसको लाभ समाज की तरफ। अच्छा, जो नदियाँ हमारी हैं गंगा जैसी, उनकी बहुत लोगों की तवक्को थी, एक्सपेक्टेशंस थे कि भाई ये साफ़ होंगी, शायद उस स्तर के परिणाम निकल पाए या नहीं? हाँ जी, उसके तो एक्चुअली गंगा को साफ़ करने में CSR की भी काफ़ी सारी अहम भूमिका रही है। हमारी कई सारी लैबों ने वहाँ पे जाके काम किया हुआ है, और जहाँ जहाँ उसके गंगा में आने वाले जो नले थे उनको साफ़ बना के फिर साफ़ पानी अगर गंगा में छोड़े, वो हम लोगों की टेक्नोलॉजी वो काफ़ी स्तर पे उसका इस्तेमाल किया गया है। तो जो लोकल बॉडीज होंगी उनको ये कहा जाएगा कि भाई वो ड्रेनेज को ही अपना चेंज वहाँ लाएं जी, है, लेकिन गंगा के पानी में जो पोल्यूट हो, जो कंटेमिनेशन हो चुका है, उसको कैसे आप उसको ठीक करेंगे? उसको तो पानी को भी उसको प्यूरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी जो है, वाटर ट्रीटमेंट की भी वो टेक्नोलॉजी वो चल रही है। जैसे आपको पता होगा कि कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि लेदर इंडस्ट्री हमारी जो है वो काफ़ी पोल्यूटिंग है, और लेदर इंडस्ट्री को कम करने के लिए उन्होंने कहा था उस वक्त, और इसका बहुत बड़ी तरह परिणाम हो सकता था लेदर इंडस्ट्री पे। लेकिन हमारी चेन्नई की लैब में आके पूरी टेक्नोलॉजी बनाई जिससे हम लोग लेदर प्रोसेसिंग कर पाएँ, और उसका पर्यावरण पे इतना फ़र्क ना पड़े जितना पहले हुआ करता था। और इस हिसाब से लेदर टेक्नोलॉजी भी हमारी जो क्रोम फ्री जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी बड़े स्तर पे उसका इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ भारत में नहीं, तो आजकल अफ्रीकन देशों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है कि हमारी जो क्रोम फ्री टेक्नोलॉजी है लेदर की।
तो पानी को साफ करने में उसकी अच्छा, टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करने का, जैसे या इंटरफेसिंग करें, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसी जीवों को पानी में डाल दिया जाए, या ऐसी कुछ एल्गी वगैरह डेवलप करी जाए जो सफाई का काम खुद ब खुद करें, ऐसा कहीं काम हो रहा है? ऐसा काम काफ़ी सारे लेबोरेटरीज़ में चल रहा है। कि आपको पता होगा कि जो हमारी लैब नहीं है लेकिन ICT मुंबई है, वहाँ पे उनका काम चल रहा है। IIT मद्रास में काफ़ी काम चल रहा है। और अगर हमारी लैबें देखें तो इसमें CSMCR है जो है भावनगर की, उस लैब में काम चल रहा है कि किस तरह के हम लोग प्लांट्स वहाँ लगा सकते हैं, वो पानी को साफ़ कर सकते हैं। और इसमें नीरी की फाइटोरेट टेक्नोलॉजी, नीरी नागपुर जो है, इनकी फाइटोरेट टेक्नोलॉजी है कि पानी में, बहते हुए पानी में अगर फ्लोटिंग प्लांट्स अगर लगाए, जैसे केना के प्लांट्स होते हैं, उसे केना का प्लांट अगर लगाए फ्लोटिंग में, तो वो भी काफ़ी सारा पोल्यूशन उसमें एब्सॉर्ब कर सकता है। एक मैंने देखा कि मेडिकल साइंसेज में बहुत सारी ट्रॉफीज़ आपके यहाँ हैं और बार बार नाम आता है। उस फील्ड में ख़ास तौर पे आपके क्या अचीवमेंट्स हैं मेडिसिन्स डेवलप करने में, या प्रिवेंटिव कुछ मेजर जहाँ पे आप दखल दे सकते हो और कमर्शियली वो चीज़ें कामयाब रही हों, वो अचीवमेंट्स में बताइए। तो मेडिसिन में तो हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रह चुका है। हमारी CDR है जो लेबोरेटरी है जो नए ड्रग्स बनाती है, और आपने देखा होगा कि उन्होंने वो जो ड्रग बनाए हैं सहेली, वो काफ़ी यूज़ हो रहा है हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है, उसका काफ़ी बड़ा ये रहा है। हमारा और एक ड्रग है जो BGR34 है, वो ब्लड शुगर को कम करने में उसका मदद होता है। वो हर्बल ड्रग है, NBRI ने बनाया है। उसका क्लिनिकल डेटा अभी जस्ट तैयार हुआ है, और क्लिनिकल डेटा ये बताता है कि उसके पैरेलल बाकी के जो ड्रग्स है उसके बराबर से ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है BGR34। और आने वाले समय में हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिसिन का भी दोनों का संगम करे तो उससे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और इसकी प्रगति हो सकती है। और हमारी जो दिल्ली की लैब है IGIB दिल्ली, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक साथ बनाकर आगे आने वाले समय में क्या क्या बढ़ोतरी हो सकती है उसको ऑलरेडी अपनाना शुरू किया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत एक्साइटिंग टाइम है फ़िलहाल, जिसमें मेडिसिन की जो आने वाली प्रगति हो वो हमारी लैब उसमें पार्टिसिपेट। ये रिजोरिन क्या है? रिसोरिन भी एक हमारा एक मेडिसिन है जो हमारे IIIM जम्मू ने तैयार किया हुआ था। किस फील्ड में काम? बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, उसकी मेडिसिन की बढ़ाता है। तो मेन फोकस जैसे ये इन चीज़ों को, जैसे जेनेरिक मेडिसिन हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने में कुछ है आपकी योजना है? जेनेरिक मेडिसिन का तो मैं कहूँगा कि इनकी शुरुआत जो है उनकी हमारी 2 लैब जो हैं, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद की, इन दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण ये किया था शुरुआत के दिनों में जब जेनेरिक इंडस्ट्री भारत में बन रही थी। जैसे कि आपको पता होगा कि एड्स की मेडिसिन जो थी वो 1950 के बाद में वो बहुत महंगी बिका करती थी, और उनको रिवर्स इंजीनियर करके उनकी प्रोसेस जो से सिंप्लीफाई करके हम किस तरह एड्स की मेडिसिन को बहुत सस्ते तरह से बनाए, ये दोनों भूमिका है। और बाद में उन्होंने फिर सिप्ला ने लेके उसको बहुत सस्ते तरीके से उसे बेचना शुरू किया। तो सिप्ला और इन लैब्स ने मिलके इनको बहुत सस्ते में बेचना शुरू किया, और इस वजह से सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं लेकिन अफ्रीका जैसे देशों में भी उसका बहुत लाभ हुआ है। और बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि जो हिंदुस्तान में जो मेडिसिन बनती है उन्हीं को बेचा जाएगा बहुत कम प्राइस में। तो हमारी पूरी जेनरिक फार्मा इंडस्ट्री है वो दे शुड बी थैंकफुल कि CSR के लैब ने जो ऐसी प्रोसेस बनाई है उस वजह से उनको बहुत फ़ायदा हुआ है इन मेडिसिन को सस्ते तरीके से बनाने में विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। डॉक्टर साहब, नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे एक बार फिर मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण बातें शेयर करने के लिए। दोस्तों, टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करती है, और एक तरीके की दौड़, एक रेस चल रही है हमारी ज़िंदगी में और टेक्नोलॉजी में। जब तक हम एक टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल हो पाते हैं, सीख पाते हैं, तब तक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती है। तो हमेशा इस टेक्नोलॉजी के ऊपर अपनी नज़र रखिए। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, और आप आश्वस्त रहिए कि हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने में ये तमाम संस्थान काम करते रहेंगे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद।